हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल H2O केमिस्ट्री। मेरा नाम डॉक्टर ऋतु जौहर और आज का टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम आज शुरू करने लगे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की स्टडी, जहाँ पे हम आज के इस लेक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे और अगला लेक्चर स्टीरियो आइसोमेरिज्म आई विल बी कंप्लीटिंग जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो तो बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक, अगर इसमें से क्वेश्चंस को देखो तो आपको कहीं कहीं पे डिफ़िकल्टी आ सकती है अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझा। तो मेरी ये गारंटी, आज का ये लेक्चर अगर आपने देखा तो बिना रिवाइज किए भी अगर आप अपने फाइनल जेईई नीट और बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में जाओगे तो भी आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। हम इसको इतना थॉरोली आज पढ़ देंगे। चलो तो शुरू करें हैं अपनी पढ़ाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो अगर हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को देखें कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक कहाँ पे गिवन है, तो दिस इज आर्टिकल नंबर 5.4 आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन गिवन है। फिर बताया है कि दो तरह की आइसोमेरिज्म होती है, एक स्टीरियो और एक स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैंने अपना पिछले लेक्चर लिया था, लेक्चर नंबर 5। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने उस लेक्चर को ज़रूर देखा हुआ हो फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हमने एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया, उसके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए और उसको परफेक्ट कर लिया। तो आज बारी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को परफेक्ट करने की। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये पोर्शन है एनसीईआरटी का, बहुत ही छोटे से हिस्से में इसको गिवन दिया हुआ है, बट अगर आपको इसे थॉरोली अंडरस्टैंड करना है तो इतना पढ़ना सफिशेंट नहीं है, हमें इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। हाँ, जब हम उसको डिटेल में अंडरस्टैंड कर चुके होंगे तो उसके बाद इसको पढ़ोगे तो आपको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम शुरू करते हैं अपना प्रॉपर तरीके से नोट्स के साथ पढ़ाई। तो नोट्स आप साथ साथ में बनाते जाओ या मैं इनको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप इसको वहाँ से देख सकोगे। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दैट इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेक्चर। तो आइसोमेरिज्म इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, आइसो और मेरोस, जो कि दो ग्रीक वर्ड्स हैं, जो इनका मतलब क्या है, सेम पार्ट्स। तो आइसोमेरिज्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो जब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करे, बट उन दो कंपाउंड्स की या दो से ज़्यादा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बस सेम हो, तो हम उनको आइसोमर्स बोलते हैं और फिनोमिनन को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म दो तरह का, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वहाँ पे जहाँ पे एटम्स की एक दूसरे के साथ जिस तरीके से बॉन्ड बने हुए हैं, उनकी बॉन्ड की कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट है। मीनिंग अगर ए है वो बी के साथ कनेक्टेड है, वो सी के साथ कनेक्टेड है, वो डी के साथ कनेक्टेड है, वो ई के साथ कनेक्टेड है, या ए बी के साथ कनेक्टेड है, बी सी के साथ कनेक्टेड है, डी के साथ कनेक्टेड है और ये ई के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको टाइप्स तो देख रहे हो, ए बी सी डी ई, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आएगा। यहाँ पे भी ए बी सी डी ई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द सेम, बट एटम्स की कनेक्टिविटी का फ़र्क है। कहाँ पे ए के साथ 4 एटम्स जुड़े हुए थे और यहाँ पे अलग अलग, ए के साथ ई, बी के साथ सी, डी, इस तरीके से। एक सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रही हूँ कि एटम्स की जब कनेक्टिविटी का एक दूसरे के साथ फ़र्क होता है तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहाँ पे होता है, जहाँ पे एटम्स की एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी सेम है। तो ए के साथ बी लगा है, सी लगा है, डी लगा है, ई लगा है, और दूसरी तरफ भी ए के साथ बी लगा है, सी लगा है, बट अब यहाँ पे ई है और यहाँ पे डी है। तो सिर्फ क्या है, इनका ओरिएंटेशन इन स्पेस डिफरेंट है, कनेक्टिविटी ऑफ द एटम्स इज द सेम। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज
going to be there when it arises due to the difference in the structure of the coordination compounds. जबकि stereoisomerism, this arises due to difference in the spatial arrangement of atoms or groups. ठीक है, सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था कि 4 तरह की लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म. आज हम जो शुरू कर रहे हैं दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्पेशियल अरेंजमेंट कैसे डिफरेंट होकर हमें डिफरेंट कंपाउंड्स देता है, जिसमें भी आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिफाइन करूं तो इट हैपन्स व्हेन द लाइगेंड्स दे आर अरेंज्ड डिफरेंटली इन 3D स्पेस अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इवन दो द केमिकल फॉर्मूला इज द सेम. मैं आपको एक एक कंसेप्ट खुद मॉडल्स की पिक्चर्स जो मैंने क्लिक की हैं उसके साथ सिखाऊंगी, तो आपको एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो कि क्लियरली समझ में नहीं आएगी. ये स्पेस में ओरिएंटेशन है. थेरेटिकली इसको कई बार इमेजिन करना मुश्किल होता है, इसीलिए यू आर गोइंग टू सी ऑल द मॉडल्स विद मी. तो नाउ डू यू रिमेंबर सिस एंड ट्रांस ब्यूट 2 इन. अब आप यहाँ पे मॉडल्स देख सकते हो. अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या हो CH3, ये C, ये C, ये CH3, ठीक है. ये क्या है H है, ये क्या है H है, ठीक है. तो अब इधर क्या है, ये C है विद द डबल बॉन्ड बिटवीन द टू. यहाँ पे आपके पास CH3 है, यहाँ पे आपके पास CH3 है, ये H है, ये H है. सो ये कौन है, ब्यूट 2 इन है दोनों ही, ठीक है. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, दिस इज ब्यूट 2 इन. दिस इज ऑल्सो 1 2 3 4, ये भी ब्यूट 2 इन. अब दोनों में फर्क क्या है, एटम्स की कनेक्टिविटी इज द सेम, बट किस तरीके से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सामने वो अरेंज्ड है. एक में CH3 इज कमिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड और एक में वो डायगोनली ऑपोजिट. तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसे आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा था. और अब आप आगे बढ़ चुके हो तो आई होप ये चीज़ें बार बार आ ही रही हैं तो आपको इसकी समझ है. तो जहाँ पे वो सेम साइड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में है उसको हम सिस बोलते हैं, और जहाँ पे वो डायगोनली ऑपोजिट होता है उसको हम ट्रांस बोलते हैं. सो सिस ब्यूट 2 इन और सिस ट्रांस ब्यूट 2 इन, जिस तरीके से हम उसको खुद से ड्रॉ करते हैं वो भी आपने देखा. तो एग्जैक्टली वैसे ही अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे. और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप कहाँ पे देखोगे, वेयर वी विल बी हैविंग हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. एटलीस्ट 2 तरह के लाइगेंड्स ज़रूर जुड़े हुए होने चाहिए हैं सेंट्रल मेटल एटम को. वहीं पर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखोगे. अगर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे जहाँ पे सेम ही तरह के सारे डोनर एटम्स हैं या जो सेम ही तरह के लाइगेंड्स हैं, तो वेल वहाँ पे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखते, ठीक है. सो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पे ऑल द लाइगेंड्स दे आर सेम even if they change position, so that will remain identical. For example CONH3 6 3 तो ये हमारा कैटायन का हिस्सा उस कंपाउंड का एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सारे के सारे सेम ही अमोनिया है. तो पहली कंडीशन आपको जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है कि उसमें होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स तो होना ही चाहिए. सो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फॉर एग्जांपल वी हैव CONH3 4Cl2. तो एक अमोनिया के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, एक क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है, तो हो गया ये हेट्रोलेप्टिक. बिकॉज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में आप मॉलिक्यूल या आयन की पोजीशन अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम को जब स्वैप करोगे तो आपको एक यूनिक स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है. सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे डायग्रामेटिक मेरे मॉडल्स के थ्रू, ये मेरे एक्चुअल मॉडल्स हैं जिनकी मैंने पिक्चर्स ली. तो ये सारे के सारे वाइट हैं, इसका मतलब है कि सब सेम तरह के
लाइगेंड्स लगे हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम को, तो ये हो गया होमोलेप्टिक। और यहाँ पे एटलीस्ट आपको ये एक तरह के और ये दूसरी तरह के दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो कहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखने को मिलेगी, वो है होमोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक के अंदर हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। सो द मेन टाइप यहाँ पे आइसोमेरिज्म का क्या होगा, सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म ही हम जनरली देखेंगे। सिर्फ एक अलग टाइप है जो कि एक स्पेशल टाइप है, जो कि आपको जहाँ पे भी आएगा यू विल अंडरस्टैंड दैट। बाकी हर जगह पे हम सिर्फ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे EZ नॉमेनक्लेचर विल बी नॉट रिक्वायर्ड। जैसे कि ऑर्गेनिक में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बात कर रहे हो तो और कोई टाइप नहीं, सिर्फ सिस ट्रांस की बात करेंगे। सो सिस का मतलब है कि आइडेंटिकल लाइगेंड्स ये नेबर्स होंगे एक दूसरे के, जबकि ट्रांस के अंदर द लाइगेंड्स विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो इसमें ये ग्रीन वाले एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और ये वाले एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जबकि इस वाले में आप क्या देख रहे हो, ये एक दूसरे के नेबर्स हैं, ये एक दूसरे के नेबर्स हैं, 90 डिग्री के एंगल पे हैं तो सिस, 180 डिग्री के एंगल पे हैं तो ट्रांस, ठीक है। सो ट्रांस के स्ट्रक्चर में आप क्या देखोगे, ए जो कि एक दूसरे के सामने आ रहे हैं 180 डिग्री के एंगल पे, और ए 90 डिग्री के एंगल पे है तो सिस, ठीक है। नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, अगर आपने अभी तक का सब कुछ समझ लिया तो विल NiCl4 शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट। तो मैं आपका ये आंसर कमेंट सेक्शन में चाहूँगी, मैं उसका आंसर भी वहीं पर दूंगी जब आप अपना क्वेश्चन का आंसर खुद से कमेंट सेक्शन में पोस्ट करोगे। तो वी मूव ऑन टू द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। तो याद रखना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप कहाँ पे देखोगे, हमने क्या पढ़ना है, दैट इज़ 4 and 6। तो हमारी सारी स्टडी 4 और 6 के साथ ही रिलेटेड है, हम वही पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, तो अगर आप लोगों को याद है तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा हम दो तरह का देख सकते हैं, एक है टेट्राहेड्रल और एक है स्क्वायर प्लेनर। अब कौन से कंपाउंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देंगे, कौन सा स्क्वायर प्लेनर देंगे, ये हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे, जहाँ पे हम इनके बॉन्डिंग की थ्योरीज को पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ बता दिया जाएगा कि ये टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर है, बताओ इसमें से कौन GI शो कर रहा है, कौन GI शो नहीं कर रहा, ठीक है। सो अभी जस्ट फोकस ऑन कि अगर वो टेट्राहेड्रल है तो GI होगा या नहीं, वो स्क्वायर प्लेनर है तो वो GI होगा या नहीं, या स्क्वायर प्लेनर में भी कौन सा टाइप दिखाता है, टेट्राहेड्रल में कौन सा टाइप दिखाता है, ये अब हम पढ़ने वाले हैं, राइट। सो टेट्राहेड्रल मीन्स दैट वी हैव अ सेंट्रल मेटल एटम जिसके आसपास 4 हमारे लाइगेंड्स जुड़े हुए हैं, और ये सब के बीच में एंगल कितना है, 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट्स। जबकि स्क्वायर प्लेनर क्या होता है, एक ही प्लेन के अंदर मेटल और सारे लाइगेंड्स लगे हुए हैं, इन सब के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। सो टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर जब कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, और अब हम पढ़ने लगे हैं कि उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होती है। तो सबसे पहले वी टॉक अबाउट द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये चारों अगर लाइगेंड्स डिफरेंट भी हो तो भी इन सब के बीच में एंगल तो बराबर है, इट इज़ 109.5 डिग्रीज, एग्री। तो अगर मैं इसकी जगह पे ये वाले के स्वैप भी इनकी पोजीशन कर दो जैसे मैंने यहाँ पे किया है, तो भी ये स्ट्रक्चर तो सेम ही है, अभी भी सबके बीच में एंगल तो 109.5 डिग्रीज ही हुआ। तो ये हमें कोई भी एक नया स्ट्रक्चर नहीं देगा, दो आइसोमर्स यहाँ पे नहीं बनेंगे, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो टेट्राहेड्रल है तो इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म,
ठीक है। सो ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम ए बी सी डी लगे हुए एट एन इक्वल एंगल। आप इन दोनों को किसी को भी स्वैप करोगे, आपके पास कोई नया अरेंजमेंट नहीं आएगा, इसलिए नो GI इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। बहुत आसान। अगर आपका कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा ही नहीं, ठीक है। अब मूव करते हैं हम स्क्वायर प्लेनर पर। तो स्क्वायर प्लेनर में ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। ये A और B एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, B और C एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं, C और D के बीच में 90 डिग्री और D और A के बीच में 90 डिग्री। हर एंगल इस तरीके से ये 90 डिग्री है। बट A और C आपस में क्या एंगल बना रहे हैं? 180 डिग्री। ऐसे ही B और D आपस में क्या एंगल बनाएंगे? 180 डिग्री, ठीक है। आई होप ये आपको पहले तो एंगल्स क्लियर हो गए। सो अब इसकी वजह से, क्योंकि आपके पास दो एटम्स हैं जिनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है और दो एटम्स वो भी हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का है, तो अगर मैं इन B और C की फॉर एग्जांपल पोजीशन को स्वैप कर दूंगी तो मेरे पास एक डिफरेंट अरेंजमेंट आता है। A और C पहले 180 और बाद में स्वैप करने के बाद A और C के बीच में 90 डिग्री का एंगल। दिस विल गिव मी टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। दो आइसोमर मिलेंगे, एक सिस होगा एक ट्रांस होगा, ठीक है। इतना बेसिक अंडरस्टैंड हुआ कि अगर आपके पास स्क्वायर प्लेनर है तो स्क्वायर प्लेनर में पॉसिबिलिटी है कि हम लाइगेंड्स का पोजीशन स्वैप करेंगे तो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिले। अब कहाँ पे मिलेगी, कहाँ पे नहीं मिलेगी, ये अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले है आपके पास MA4 दैट इज़ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। सारे के सारे लाइगेंड्स इसके आसपास सेम ही लगे हुए हैं। तो ये कंडीशन तो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया कि जहाँ पे होमोलेप्टिक हो वहाँ पे GI नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस A के साथ में इस A को स्वैप कर भी दो, यहाँ वाले को यहाँ लगा दो, यहाँ वाले को यहाँ पे लगा दो, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले भी वाइट था, बाद में भी वाइट हो जाएगा। सो देयर इज़ नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। MA4 टाइप के जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे वहाँ पे आप क्या GI नहीं देखोगे, ठीक है। देन वी हैव MA3B टाइप। अब ये आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। M का मतलब है हमारा मेटल, A का मतलब है वन टाइप ऑफ लाइगेंड, लाइगेंड A, और ये क्या है? दूसरे टाइप का लाइगेंड दैट इज लाइगेंड B। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक अगर अमोनिया है और दूसरा आपका क्लोराइड है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 अमोनिया और 1 क्लोराइड या 3 क्लोराइड और 1 अमोनिया हो, बात एक ही है। वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक लाइगेंड 3 और एक लाइगेंड 1 टाइप, ठीक है। सो अब ये मेरे पास A है और ये मेरा B है। अब अगर आप इनकी पोजीशन को आपस में स्वैप करोगे तो क्या होगा? अब देखो, यहाँ पे आपके पास ग्रीन आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास B आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगी? वाइट बॉल A। पहले केस में क्या था? A के सामने A के सामने A, ठीक है, A के सामने A था और दूसरे केस में A के सामने B था। अब आपने इनकी पोजीशंस को स्वैप किया। अब क्या आप देखते हो कि A के सामने A और दूसरे केस में A के सामने B, तो अब भी तो सेम ही रहा। पहले भी A के सामने A था, A के सामने B था और दूसरे केस में स्वैप करने के बाद भी सेम ही रहा। तो इसका मतलब है MA3B टाइप में भी आप क्या नहीं देखोगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वी विल नॉट सी एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन MA3B ऑल्सो, ठीक है। ये आई होप आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ रहा है। आपको सिर्फ इनको स्वैप करके देखना है कि क्या कोई डिफरेंट अरेंजमेंट बनती है। अगर डिफरेंट अरेंजमेंट बनेगी तो GI होगा, अगर डिफरेंट अरेंजमेंट बनती नहीं तो GI नहीं होगा, ठीक है। सो आई कैन पुट दिस एज M, यहाँ पे B, यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ पे।
So you do not find any different type of arrangement, it is exactly the same. So there is no geometrical isomerism. आप यहाँ पे exactly देख भी सकते हो in the picture also, ठीक है. So A के सामने B, A के सामने B, A के सामने A, A के सामने A, there is no GI present, ठीक है. Next we move on to MA2 B2 type, ठीक है. तो दो लाइगेंड एक जैसे, दो लाइगेंड एक जैसे. अब भी मैंने क्या किया, इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में, इन दोनों के बीच में स्वैप किया. जब मैंने स्वैप किया तो दो ग्रीन एक साइड पे हो गए और दो वाइट एक साइड पे हो गए, ठीक है. सो अब अगर मैं इसको लिखूं, राइट, सो दिस इज A एंड A इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, बट यहाँ पे A एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. यहाँ पे B के सामने B 180 डिग्री का एंगल, यहाँ पे इनके बीच में हो गया 90 डिग्री का एंगल. तो वेल यस, अब यहाँ पे अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो अब ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पे बनेंगे. और क्योंकि ये एक दूसरे के 180 डिग्री के एंगल पे हैं, अब किसी को भी देख लो, ठीक है. तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस, सॉरी, ठीक है. सो ये हो जाएगा हमारा ट्रांस और ये वाला हो जाएगा सिस, जो कि अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है. सो एक मॉडल की तरह, और एक कैसे हम उसको राइट अप में लिखेंगे, कैसे हम उसको पहचानेंगे, आपको हर एक चीज़ को सीखना है, ठीक है. सो A के सामने A, B के सामने B, तो ट्रांस. यहाँ पे A के सामने B, तो B आपस में 90 डिग्री पे हो गए, A आपस में 90 डिग्री पे हो गए, ये क्या है, सिस. सो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. सो ट्रांस कहाँ पे होगा, जहाँ पे एक को हम रेफरेंस में देख रहे हैं तो उसके डायगोनली ऑपोजिट 180 डिग्री के एंगल पे हो, और सिस में वही दो ग्रुप्स या वही दो लाइगेंड एक दूसरे के 90 डिग्री पे आ गए, ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव MA2BC टाइप, मतलब कि आपके पास दो लाइगेंड एक जैसे हैं, एक ये वाला और ये, तो तीन तरह के लाइगेंड्स लगे हुए हैं, एक दो हैं और एक 1 है, ठीक है. सो एक आपके पास अमोनिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दो, एक क्लोराइड एक ब्रोमाइड लगा हुआ है, तो इस तरीके से आपके कंपाउंड में आपको दिख रहा है, ओके. कंपाउंड्स के साथ भी हम इसको प्रैक्टिस करेंगे सो दैट कि आपकी लर्निंग बिल्कुल कंप्लीट हो. पहले हम सिर्फ टाइप्स को 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं. तो अब अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पे A के सामने A आ रहा था, तो ये क्या है, ट्रांस. जबकि यहाँ पे दोनों एडजेसेंट हो गए, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, सिस. तो वी हैव टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स व्हेन वी हैव MA2BC, राइट. सो टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. नेक्स्ट अब हमारे पास है MABCD टाइप. सारे के सारे हमारे पास अलग हो गए लाइगेंड. तो अब इसके अंदर देखो, आपके पास A है, ठीक है. आपके पास A के सामने क्या है, यहाँ पे ग्रे है, तो ये हम B लिख लेते हैं. तो अब ये 180 डिग्री के एंगल पे थे, किन्हीं भी दो को देख लो, तो ये 180 डिग्री के एंगल पे थे. अब क्या हो गया, अब ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे हो गए. तो इसको मैं ट्रांस बोल सकती हूँ, इसको मैं सिस बोल सकती हूँ. क्या यहाँ पे कोई और भी अरेंजमेंट पॉसिबल है, यस, यहाँ पे और भी अरेंजमेंट पॉसिबल है. कैसे, देखो यहाँ पे A के सामने ग्रे है, ठीक है. दूसरे में A के सामने या वाइट के सामने क्या है, एक ब्लू बॉल आ गई, राइट. और ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि मैं इस A के सामने या वाइट के सामने ये एक ग्रीन बॉल को रख दो, तो मेरे पास एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा. सो वाइट के सामने ग्रे, वाइट के सामने ग्रीन या वाइट के सामने ब्लू, तो मेरे पास यहाँ पे 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है. सो समझ में आया. सबसे पहले A के सामने ग्रे को रखा, A के सामने ब्लू को रखा, सो 1 स्ट्रक्चर, दूसरा ये स्ट्रक्चर और ये तीसरा स्ट्रक्चर, ये वाला इज द रेपिटेशन ऑफ दिस,
तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने, कौन सा सिस कौन सा ट्रांस। तो आप वाइट के साथ या किसी एक के साथ रेफरेंस में देखो, वाइट के सामने ग्रे 180 डिग्री पे था, इस केस में वाइट के साथ ग्रे 90 डिग्री पे है और इस केस में भी 90 डिग्री पे है, तो ये सिस हो जाएगा, ये भी सिस हो जाएगा और ये ट्रांस। तो आपके पास 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने MABCD के लिए, एक ट्रांस और 2 सिस। ठीक, सो दिस इज हाउ यू आर सीइंग देम। ए के सामने C, ए के सामने B, ए के सामने D, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने और सब एक के साथ आपने किसी एक की पोजीशन को चेक करके देख लिया। ए के सामने B को 90 डिग्री, ए के सामने B 180 डिग्री, ए के सामने B 90 डिग्री, तो ये सिस हो गया, ये वाला सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया और ये भी सिस हो गया। ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि इतने सारे मैं आपको मॉडल्स दिखा दिखा के, डायग्राम्स बना बना के समझा रही हूँ, तो आपके पास वहाँ पे पेपर में तो मॉडल नहीं होंगे, तो आप वहाँ पे कैसे समझोगे कि ओरिएंटेशन कैसे डिफरेंट आएगी, बनेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर या नहीं बनेगा, कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, ये आप कैसे डिसाइड करोगे। आपको तो कुछ चाहिए ऐसा जो कि 100% परफेक्ट हो और आप उसको फटाफट भी करो और आपको टाइम भी ना लगे, आपका 100% मार्क्स भी ज़रूर आए। तो वेल, आई विल टीच यू अ वेरी वेरी सिंपल ट्रिक जिससे आप इस GI की सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। और अगले लेक्चर में जब मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताऊंगी, इसी ट्रिक को हम आगे बढ़ाते हुए इस ट्रिक में ही एक और ट्रिक को ऐड कर देंगे और वहाँ पे आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस भी परफेक्ट हो जाएंगे। तो सीखें ट्रिक। अब ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपके पास था MA4, ठीक है, जिसके अंदर आपको इतना पता लग गया कि ड्रॉ करके तो कि अगर मैं इनकी पोजीशन आपस में स्विच करूंगी भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे चाहिए है कि मैं फटाफट से काम करूं। ठीक है, तो मैं फटाफट से कैसे काम करती हूँ, मेरे पास A4 है। ओके, इस A के सामने ये A है, मैंने A के साथ A लिखा और इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, दूसरे A के सामने भी A है तो मैंने इसको भी ब्रैकेट में डाल दिया। अब आप देखो कि क्या आप चेंज करके, एक मिनट, सो ये मेरा A, राइट। अब इस A के साथ अगर मैं यहाँ से ये वाला A उठा के लगा दूँ और दूसरे वाले में A ऑलरेडी पड़ा था और पहले वाले का A लगा दूँ तो भी कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, A के सामने A, A के सामने A। तो मैं इनको इस तरीके से लिखूंगी और मैं देखूंगी कि क्या कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जिससे मुझे एक डिफरेंट सेट मिल सके। ठीक है, और जब मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ तो मैं इसको वापस रिप्रोड्यूस डायग्रामेटिकली भी कर सकती हूँ। जो एक ब्रैकेट में रखा A के सामने A, दूसरी ब्रैकेट में A के सामने A, मेरा स्ट्रक्चर रिप्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब मेरे पास MA3B टाइप है, राइट। तो अब मैं पहले आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। A लिखो और फिर उसके बाद AB लिख दो, राइट। अब अगर मैं इनमें से सोचूं कि B को उठा के यहाँ पे और A को उठा के यहाँ ले आती हूँ तो A के साथ B और A के साथ A, तो अभी भी A B A B, सो आई डोंट सी एनी डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो कि बन रहा है, इसलिए यहाँ पे भी देयर इज़ नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिर्फ एक ही टाइप एग्जिस्ट करता है कि A के सामने A होगा और दूसरे A के सामने B होगा। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने लाइगेंड्स देखने हैं, उसको पहले AB टाइप में कन्वर्ट करके और उनके दो के पेयर्स बनाते जाना है और वो पेयर्स को देखना है कि क्या मूव करके कुछ और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के आप नया सेट क्रिएट कर सकते हो। अगर आप नया सेट क्रिएट कर पाओगे तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, सो लुक ओवर हियर, वी हैव MA2B2। सो मैंने इसको लिखा AA और BB। ठीक है, अब मैं इस B और इसकी पोजीशन को स्वैप कर देती हूँ। सो A के सामने B, A के सामने B। अब आपको दिख रहा है कि ये जो दोनों हैं ये दोनों सेट डिफरेंट बने, तो और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, आप खुद से ट्राई भी कर सकते हो। सो दिस शोज मी कि मेरे पास 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। पहले वाला देखो, A के सामने A
कौन से वाला है, ए के सामने ए, बी के सामने बी, एक स्ट्रक्चर बन गया। दूसरे में ए के सामने बी और ए के सामने भी, ये मेरा दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। क्योंकि यहाँ पे ये 180 पे हैं तो ये क्या हो गया, ट्रांस, और ये क्या हो गया, सिस। इज दैट क्लियर? इजी है, फटाफट हो रहा है, अब समझ में आ रहा है। MA2BC आप खुद से पॉज करके पहले ट्राई करो। ऑलराइट, अगर आप लोगों ने कर लिया है तो मैंने एक सेट बनाया, पहले AA ले लिया, फिर मैंने BC ले लिया, फिर मैंने क्या किया, इस B को स्वैप कर दिया। सो मैंने A के सामने B रख दिया, A के सामने C रख दिया। अब मैं ये भी सोच सकती हूँ कि मैं C रख के देखूँ, तो मैं A के सामने C रखूँगी तो मेरा ये AB बन जाएगा। ये दोनों तो सेम ही हैं। सो इसका मतलब है इनमें से तो आपको कोई भी एक लेना है और एक ये, मेरे पास दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, सो आई हैव ए के सामने ए के सामने ए, बी के सामने सी, ये मेरा कैसा कंपाउंड होगा, ये मेरा ट्रांस होगा। और दूसरे केस में ए के सामने बी, ए के सामने सी, तो ये मेरा कैसा कंपाउंड है, ये मेरा सिस कंपाउंड है, क्योंकि ए एक दूसरे के 90 डिग्री पे आ गए। नेक्स्ट हमारे पास है ए बी सी डी। सो ए बी सी डी को लिखते हैं, पहले ए बी और फिर सी डी। ठीक है, बी को स्वैप करते हैं दूसरी ब्रैकेट के साथ, ए सी और बी डी। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी है कि ए के सामने डी रख दें और बी के साथ सी हो जाए, तो आपके पास तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। हमने पहले भी ड्रॉ करके देखे थे। ठीक है, सो ए के सामने सी, ए के सामने बी, ए के सामने डी। एक, अब इसमें कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस है, आप इसी और के साथ इसको रेफरेंस पे देखो। मैंने हर बारी बी किया, तो चलो हम सी के साथ देख लेते हैं। ए और सी एक दूसरे के साथ 180 डिग्री के एंगल पे, ए और सी 90 डिग्री के एंगल पे, ए और सी 90 डिग्री के एंगल पे, तो ये वाले दो हो जाएंगे सिस और ये वाला हो जाएगा ट्रांस। क्लियर? सो नेक्स्ट, अब इन द नटशेल जितने भी हमने स्ट्रक्चर्स देखे, अब हमने क्या समझ लिया उसको फटाफट एक रीकैप कर देते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जीआई नहीं होगा। स्क्वायर प्लेनर में आपके पास अगर मोनोडेंटेट लाइगेंड है, तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, मोनोडेंटेट लाइगेंड है जहाँ पे एक ही डोनर एटम मेटल के साथ कनेक्टेड है, तो MA4 में AA टाइप बनता था। ठीक है, सो इसमें वी विल हैव नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। MA3B टाइप के अंदर AA और AB बनता है स्वैप करके, और कोई सेट नहीं बनता, नो GI। MA2B2 के अंदर AA और BB AB और AB, तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। MA2BC लोगे तो AABC, ABAC, तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। और MABCD में तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, ए के सामने B, ए के सामने C और ए के सामने D। क्लियर? सो नेक्स्ट वी मूव ऑन नाउ टू द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी अगेन, अगर आपके पास मोनोडेंटेट लाइगेंड है और वो होमोलेप्टिक आ रहा है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं देखोगे, हेट्रोलेप्टिक होना एक नेसेसरी कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता है तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा सिर्फ एक ही टाइप का होता है। वी जस्ट सी अ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, देयर इज नो अदर ज्योमेट्री दैट यू विल बी सी। ठीक है, सो सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं जहाँ पे हमारे पास मोनोडेंटेट लाइगेंड है। तो MA6, तो MA6 के अंदर आप कोई भी स्वैप करोगे तो वो सामने सेम वाइट बॉल ही आएगी, ग्रे। ठीक है, सो वाइट के सामने वाइट, वाइट के सामने वाइट, वाइट के सामने वाइट, तो कोई भी पोजीशन स्वैप कर दो, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। सो AA। अब इसको इस तरीके से भी लिख के देखो। ठीक है, सो AA। अगर इसमें से अगर मैंने A और इधर का स्विफ्ट कर भी दिया तो भी AA ही रहेगा। सो दिस मीन्स दैट देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं MA5B पे। तो पहले लिख के करते हैं, क्योंकि हम बार बार डायग्राम्स वहाँ पे नहीं ड्रॉ कर सकते, हम मॉडल्स को नहीं देख सकते, तो हमको वही तरीके को प्रैक्टिस करना है जो हमने पॉसिबल है। सो आई हैव AA, आई हैव AA एंड आई हैव अ AB।
क्या स्वैप करके मुझे कुछ और मिलेगा? अगर मैं इस B को कहीं और ले जाऊंगी तो उसकी जगह पे ये वाला AA हो जाएगा, तो अगेन देयर विल बी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एंड यू कैन सी ओवर हेयर ऑल्सो कि ब्लू के सामने वाइट है, ब्लू के सामने ब्लू, ब्लू के सामने ब्लू। अगर मैं इन दोनों की पोजीशन चेंज कर भी दूंगी तो दो ब्लू के सामने फिर भी दो ब्लू रहेंगे, एक ब्लू के सामने वाइट ही रहेगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट वी हैव MA4B2। तो अगेन लिख के देखेंगे पहले AA, AA और BB। स्वैप करते हैं A और B के बीच में, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, इस वाले का AB बन जाएगा, इसका AB बन जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट सेट बना, सेम तो नहीं है सब, तो अब यहाँ पे इसका मतलब है दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो यू कैन लुक ओवर हियर, दो वाइट एक दूसरे के बिल्कुल सामने 180 डिग्री पे एंगल पे, और ये वाले दोनों ग्रीन्स क्या हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे MA4B2 में। सो वी विल हैव 2 GIs। ओके, सो यू हैव जहाँ पे दोनों सेम एक दूसरे के डायगोनली ऑपोजिट आ गए वो ट्रांस हो गया, और जहाँ पे वो 90 डिग्री पे हैं वो सिस हो गया। क्लियर, इजी इनफ। नेक्स्ट वी हैव MA4BC। सो AA, AA और BC। एग्जैक्टली ये से AA को मैंने ऐसे ही रखा, इनके बीच में पोजीशन को स्वैप कराया। सो A के साथ B आ गया, A के साथ C आ गया। अगेन आपके पास क्या बनेगा, दो तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और कोई कॉम्बिनेशन नया नहीं बन सकता। ठीक है, सो वी हैव अ B इन फ्रंट ऑफ अ C एंड वी हैव अ B इन फ्रंट ऑफ अ A, और B और C एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो गए, यहाँ पे 180 डिग्री पे थे, तो ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्रांस, ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा सिस। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इज MA3B3। ये एक स्पेशल टाइप है, पर पहले हम देखते हैं कि इसमें आइसोमर बनता भी है या नहीं। ठीक है, सो व्हाट डू आई हैव इज, आई विल राइट दिस एज AA, AB और BB। ठीक है, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है, इनके बीच में अगर मैं स्वैप कराऊं तो ये मेरे पास AB, AB और AB बन जाएंगे, और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। आप ये देख लोगे तो मेरे पास दो सेट बनते हैं। अब इन दोनों को स्पेशली जब हम MA3B3 देखते हैं तो इसमें हम इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ना बोल के इसको हम मर फैक आइसोमर्स बोलते हैं, या मेरीडोनल फेशियल आइसोमर्स बोलते हैं। क्यों, ये आपको भी समझाती हूँ। बट MA3B3 ये आपको याद कर लेना है कि दे फॉर्म अ मर फैक आइसोमर और अ मेरीडोनियल फेशियल आइसोमर, अगर उसका मैं फुल फॉर्म बताऊँ। अब क्या मतलब है इसका, आप देखो, ये मेरे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे, दिस इज M। ठीक है, और ये आपके पास 3 एक टाइप के लाइगेंड, और ये 3 आपके पास एक टाइप के लाइगेंड। ठीक है, और इस सेम अब हमने सिर्फ क्या किया है, पोजीशन को स्वैप किया है। यहाँ पे वाइट के सामने वाइट ही आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, इस ब्लू के सामने ये वाला ग्रीन आ गया। ठीक है, सेम नहीं है, डिफरेंट वाले आगे, इसीलिए अब देख भी सकते हो, इसको ऐसे कंपेयर करते हैं, A के सामने A। ठीक है, ये ऐसे देखो, A के सामने A के सामने B और B के सामने B। दूसरे केस में A के सामने B, A के सामने B, A के सामने B। ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए। अब इसको फैक और मर क्यों बोलते हैं ये मुझे आपको समझाना था। अब अगर आप ये वाला एक स्ट्रक्चर देखोगे ना, ये तो ये क्या बना रहा है, ये ऑक्टाहेड्रन का एक फेस बना रहा है। ये क्या बना रहा है, ऑक्टाहेड्रॉन का एक फेस बना रहा है। एक बारी दोबारा से दिखाती हूँ कैसे। ये 4 कनेक्ट करते हैं हम, और फिर इस तरीके से ये एक फेस बनता है। ठीक है, सो ये वाला फेस एक तरह के लाइगेंड्स है, ये वाला फेस एक अलग तरह के लाइगेंड्स है। ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं, फैक। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि ये एक फेस नहीं बना रहा, ये फेस नहीं बना रहा, इसको हम बोलते हैं मेरीडोनल या मर आइसोमर।
तो जब 3 लाइगेंड्स इस तरीके से अरेंज्ड हो कि इनके बीच में, सबके बीच में जो एंगल है ना वो 90 डिग्री का है, आप देख सकते हो कि ये ग्रीन इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल, सेम हियर 90 90 और इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल। व्हेन द 3 ligands दे आर 90 डिग्री टू ईच अदर, उसको हम बोलते हैं फैक आइसोमर। और जहाँ पे उनमें से एक 180 डिग्री पे आ गया तब हम उसको क्या बोलेंगे, मर आइसोमर। ठीक है, सो मेरिडोनल और मर आइसोमर वेयर one ligand is at 180 degree and the other is at 90 degree, that is the same kind is what I am talking about, उसको हम बोलते हैं मेरिडोनल। और फेशियल या फैक आइसोमर के अंदर वो फेस बनाते हैं ऑक्टाहेड्रन का, जहाँ पे एक तरह के लाइगेंड्स 90 डिग्री टू ईच अदर होते हैं। तो आपको जब भी फैक और मर को आइडेंटिफाई करना हो तो सबसे पहले MA3B3 टाइप होना चाहिए, और फिर अगर तीनों एक तरह के लाइगेंड्स 90 डिग्री पे हैं तो वो फैक है, और अगर उनमें से एक 180 डिग्री पे चला गया तो दैट इज मर आइसोमर। ठीक है, क्लियर हो गया। देन वी हैव MA3B2C टाइप। तो इसमें अब अगेन हम मॉडल्स में ना जाएं तो हम सिंपली लिखेंगे AA, AB और BC। आप इसके कॉम्बिनेशंस बना के देखो कि आप और क्या बना सकते हो। मैं इसको AA रख के यहाँ पे A और B स्वैप कर सकती हूँ, C इधर ला सकती हूँ, BB इधर कर सकती हूँ, मेरे पास एक नया स्ट्रक्चर बन गया। अब अगर आप यहाँ पे देखो ये AA और BB भी आप स्वैप कर दो, AC और ये भी AB बन गया, तो आपके ये स्ट्रक्चर्स तीनों डिफरेंट बनेंगे क्योंकि आपके ये पेयर्स डिफरेंट बन रहे हैं। आपके पास 3 तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, सो आई हैव रिटन ओवर हियर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आपको आई होप ये क्लियर हो गया। अब MA3BCD टाइप है, तो अगेन आप इसके कॉम्बिनेशंस बना के देखो। व्हाट यू विल फाइंड इज कि यहाँ पे 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। नेक्स्ट MA2B2C2 टाइप पे जब आप जाओगे, ये आपको खुद से बैठ के बना के देख लेने हैं, आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको चेक करने के लिए कहीं पे कि मैंने मिस तो नहीं किया, वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं। सो फॉर MA2B2C2 टाइप 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दे आर फॉर्म। अगर आप MA2B2CD ले लेते हो तो आपके पास 6 तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इनको लिस्ट में यहाँ पे लिख भी दिया है। MA6 के नील, MA5B इज नील, MA4B2 के 2 बनेंगे, 4BC के 2 बनेंगे, A3B3 के 2 बनेंगे, बट उनको आप सिस ट्रांस ना बोल के मर और फैक बोलोगे। देन MA3B2C3, MA3BCD4, MA2B2C2 5, MA2B2CD के 6, MA2BCDE जितने कॉम्बिनेशंस बनते थे मैंने सब यहाँ पे लिख दिया 9, और MABCDEF सारे के सारे डिफरेंट लाइगेंड हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज गोइंग टू बी 15। ठीक है, आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि आप अगर मोनोडेंटेट हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। आपको सिर्फ पेयर्स बना के उनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस देखने कितने बनते हैं, जितने बनेंगे उतने ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे। ठीक, इजी इनफ। देन वी हैव बाइडेंटेट लाइगेंड्स, जहाँ पे 2 डोनर एटम होते हैं, तो वो दोनों सेम ही डोनर एटम हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल लाइगेंड, जहाँ पे डोनर एटम सेम है। फॉर एग्जांपल इथेन 1,2 डायअमीन में दोनों डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन, ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो डोनर एटम दोनों सेम, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज AA कैपिटल। अभी तक हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, छोटे AA से, वो मोनोडेंटेड लाइगेंड थे। अब जहाँ पे मैंने इसको कैपिटल में लिख दिया, तो मैं अब ये आपको बताना चाह रही हूँ इसके थ्रू कि ये एक बाइडेंटेड लाइगेंड है। ठीक है, तो बाइडेंटेड लाइगेंड ऑलरेडी खुद से 2 लोन पेयर देगा। ठीक है, और अगर वो अनसिमेट्रिकल है, जैसे कि ग्लाइसिनेटो में NH2CH2COO-, तो एक तरफ ऑक्सीजन एज द डोनर है, एक तरफ नाइट्रोजन है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाय एन AB। ठीक है, तो डोनर एटम डिफरेंट, कैपिटल लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट किया
बाइडेंटेट, और स्मॉल लेटर्स के साथ हमने रिप्रेजेंट किया मोनोडेंटेट। इस तरीके से ये मोनोडेंटेट लाइगेंड्स है और ये बाइडेंटेट लाइगेंड है जहाँ पे कैपिटल लेटर्स को यूज़ कर रहे हैं। सो द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस सारे के सारे आपका ए टाइप के 3 हैं, ए बी टाइप के 3 लगे हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। 2 आपने MAA रखे, AA और एक आपने AA ले लिया, ठीक है। फिर अगले केस में आपने MAA, सो दिस इज अ AA, ये वाला, ठीक है, और 2 AA हैं मोनोडेंटेड और 4 मोनोडेंटेड और एक आपके पास बाइडेंटेड लाइगेंड है। नेक्स्ट आपके पास AA और ये AB हो गया, तो 2 बाइडेंटेड लाइगेंड हो गए और 2 मोनोडेंटेड लाइगेंड हो गए, और यहाँ पे AA, सो AA और AB। इस तरीके से आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। आपको इनको फटाफट से समझना है, पेयर्स बनाओगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो आई हैव MAA 3 टाइप। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो मैंने इनको यहाँ पे आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ा है, ठीक है। इसलिए यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बाइडेंटेड लाइगेंड है, ये भी आपस में एक दूसरे के साथ पूरा मॉलिक्यूल कनेक्टेड है, ठीक है। सो इस तरीके से ये इसके 2 डोनर साइड्स हो गए, ओके। सो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इथेन 1,2-डाइअमीन होता तो ये मेरा एक नाइट्रोजन, ये मेरा दूसरा नाइट्रोजन, ये मेरा एक नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन, और बाकी का भी आप अज्यूम है, हमने लिखा नहीं है, ये हमारा पूरा का पूरा कंपाउंड इनके आपस में ये यहाँ से जुड़ा, ठीक, क्लियर हो गया। सो देयर इज गोइंग टू बी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर आप इसके साथ किसी एक को भी स्वैप कर भी दोगे, इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज कर भी दोगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और देयर विल बी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ए के सामने ए के सामने ए के सामने ए, तो चेंज भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे पास है AB, तो AB और AB मैंने लिखा। अब मैं अगर इनको स्वैप करूँगी तो क्या कर सकती हूँ, A ये B और ये वाला AB, तो यस यहाँ पे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखोगे क्योंकि मेरे पेयर्स डिफरेंट हो गए, तो चेक करो आप यहाँ पे, ठीक है। सो आई हैव, सब देखो, इस A के सामने क्या है A, इस B के सामने है A, इस B के सामने है B, तो ये मेरा कौन सा स्ट्रक्चर बना, ये मेरा स्ट्रक्चर बना ये वाला, ठीक है। और अगर मैं इनकी पोजीशंस को स्वैप कर दूंगी तो A के सामने B आ सकता है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को फॉर एग्जांपल पोजीशंस को चेंज करोगे, यहाँ पे B आ जाएगा तो यहाँ पे A आ जाएगा, फिर हर केस में A B एक दूसरे के सामने, ओके। So this is the structures that you will have, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। नेक्स्ट वी हैव MAA2 B2 A2 टाइप, सो AA एंड AA, और स्वैप करके AA A के सामने A के सामने A, ठीक है। सो इसमें क्या है, A के सामने A छोटा मोनोडेंटेड आ रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इनको स्वैप कर दूँ विद द पोजिशन, ठीक है, तो देन व्हाट विल बी आई हैविंग, इस तरीके का आई विल हैव अ स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये A के सामने A 180 डिग्री के एंगल पे था, यहाँ पे ये 90 डिग्री के एंगल पे आ गया, ओके। तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आपको सिर्फ उनको लिख के देख लेना है, ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज अ स्पेशल टाइप। मेरे पास सिर्फ एक ही मोनो बाइडेंटेड लाइगेंड है। जब एक ही बाइडेंटेड लाइगेंड हो तो उसका एक बारी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी देखोगे, मैं आपको पहले बताती हूँ, समझो, ठीक है। सो मेरे पास है AA, फिर मैंने इसको लिखा BC, सॉरी BB, 3 तरह के हैं और एक ये, तो पहले तो मैंने इसको नाम के हिसाब से लिख दिया, फिर मैंने स्वैप किया, A के साथ B बना दिया, इस A के साथ B बना दिया, ये वाला BC ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। और मैं क्या कर सकती हूँ, A के सामने अगर B आया तो A के सामने C भी आ सकता है, यस A के सामने C भी आ सकता है, ये वाला रख देते हैं और इसके बीच में स्वैप कर दो, या इस दोनों सेम ही हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, BP। ये मेरे केस बने,
ठीक है। अब इसमें जहाँ पे स्पेशली आपके पास एक ही बाइडेंटेड लाइगेंड हो तो वहाँ पे देखो, ये पहला जो केस है, अगर मैं ये ड्रॉ करती हूँ तो M के सामने A इधर, इसके सामने B और B और B और C। अब ये एक दूसरे के साथ 180 डिग्री के एंगल पे आ गए, ये वाला पॉसिबल नहीं है। आपको AA जो आपका बाइडेंटेड लाइगेंड है उसको आपको एडजेसेंट पोजीशन ही देनी है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। वो 180 डिग्री के ऊपर नहीं आ सकता, आप इसको इसके सामने नहीं लिख सकते, तो मेरा ये वाला एक केस नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप जहाँ पे भी मोनोडेंटेड लाइगेंड हो तो वहाँ पे एटलीस्ट एक केस जहाँ पे AA को आपने एक दूसरे के 180 डिग्री पे रखा है, वो वाले पेयर को आप कंसिडर नहीं करोगे, ये वाले दोनों आपके सही रहेंगे, ठीक है। सो वी विल हैव टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। AA को आप एक पोजीशन आपने फिक्स कर दी और बाकियों को आप घुमा के देख लो, ठीक है। ये बस एक याद रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक स्टार मार्क डाल दिया। तो जब आप अपने नोट्स में इसको दोबारा से रिवाइज करोगे तो एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है। आज ही के दिन आपने ये सब स्ट्रक्चर्स दोबारा से बना के खुद से देख लेने हैं। एक बार ही आपने खुद से बना के लिख लिए, फिर आपको दोबारा से कभी भी रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, ये आपको याद ही रह जाएंगे, क्योंकि एक ट्रिक के थ्रू आपने इनको बहुत आसानी से सीखा है। नेक्स्ट वी हैव MA, A2 एंड AP। ये आई थिंक आई वुड वांट कि आप लोग एज अ होमवर्क खुद से ट्राई कर लेना कि क्या केसेस यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। डन है, चलो। सो नाउ द होमवर्क फॉर यू पीपल इज़ कि आपको इन सारे कंपाउंड्स अब मैंने एक्चुअल दिए हैं, आपको इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं। पहला एक मैं आपको करके दे रही हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव PTCl2NH3 ट्वाइस, ठीक है। तो आप पहले आइडेंटिफाई करो कि ये क्या है। एक आपका मेटल है, एक आपके पास एक लाइगेंड, ये दो लाइगेंड। सो A और B, दो A हैं, दो B हैं। सो दिस इज MA2B2। MA2B2 में शिफ्ट करने के बाद आप उनके पॉसिबल सेट्स बना लो, AABB, AB तो आपके पास दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। अगर आपको थ्योरी का पेपर हो, उनको ड्रॉ भी करना हो तो आप ड्रॉ करके भी देख सकते हो। A के सामने A डाला, B के सामने B डाला, A के सामने B होना चाहिए, A के सामने B होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला कंपाउंड एक स्पेशल कंपाउंड है, ठीक है, PTCl2NH32। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड क्योंकि इसका जो सिस होता है वो एक एंटी कैंसर ड्रग है, सिस्प्लास्टिन बोलते हैं उसको। सो सिस्प्लास्टिन, दिस इज़ अ एंटी कैंसर ड्रग। ट्रांस नहीं होता, सिस होता है, और ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो याद रखनी है। ये यहाँ पे लिखा है सिस्प्लास्टिन, दिस इज कैंसर ड्रग, वेयर एज ट्रांसप्लास्टिन इज नॉट। तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, आइसोमर्स हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज PTCl2NH3PY, ठीक है। तो आपको इसको चेंज करना है A2BC टाइप्स में। सो ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिए हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने खुद से सॉल्व किया हुआ है, दैट इज PTGLY2, ग्लाइसिनेटो आयन है। तो ग्लाइसिनेटो क्या है, एक बाइडेंटेड लाइगेंड है जहाँ पे डोनर एटम डिफरेंट है। सो दैट इज AB टाइप ऑफ लाइगेंड, ठीक है। सो व्हाट वी हैव MAB2, ओके। सो जब आपके पास MAB2 आया तो AB AAPB इस तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ पे A और B एक दूसरे के 180 पे हैं, AA क्या है 90 डिग्री पे, यहाँ पे एक दूसरे के 180 डिग्री पे हैं, तो ये हो गया ट्रांस कंपाउंड, ठीक है, क्लियर। सो इस तरीके से इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर भी आप अगर चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस इज सिस डाइग्लाइसिनेटो प्लैटिनम 2 एंड दिस इज ट्रांस डाइग्लाइसिनेटो प्लैटिनम 2, ओके। सो ये अगेन आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। और आप कहोगे कि मैम इतने सारे प्रैक्टिस करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमने सही किया या नहीं। तो डोंट वरी, मैम इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर यू पीपल, ठीक है। सो ये मैंने इनको पहले खुद से करना, ठीक है। सो इस चैप्टर को इस लेक्चर को एक्चुअली 3 पार्ट्स में ब्रेक करना। पहले थ्योरी को पढ़ा, उसके अच्छे से नोट्स बनाए, सब MA4 के अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को चेक करके याद कर लिया कि हाँ किस तरीके से बनाते हैं कि आपकी कोई गलती ना रहे।
फिर उसके बाद मूव ऑन टू दिस स्टेप जो मेरा होमवर्क वाला पार्ट है। तो अब अपने होमवर्क के क्वेश्चंस को सबको ट्राई करना है और पॉज करके सब पहले ट्राई करो और फिर आप देखो मैंने यहाँ पे सारे आंसर्स भी डाल दिए हैं और मैंने कन्वर्ट भी करके लिखा हुआ है कि वो किस टाइप का है। तो ये पहला एग्जाम्पल मैंने करके दिखाया था। तो PT इज़ M, Cl2 इज़ A2, NH32 इज़ B2 और उसके क्या कम्बिनेशन बनते थे AA, BB, AB। और फिर उसके बाद इनके स्ट्रक्चर्स भी गिवन है तो आप इनको यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको एक बार थोड़ा स्लो मूव कर देती हूँ सो दैट कि आप जब आप पॉज करके दोबारा से चेक करो। तो एग्जाम्पल नंबर 1, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, 4। ठीक है, सो ये 4 है, ये 5 हो गया, छोटा कर देती हूँ 5। नाउ दिस इज 6, 7, 8, 9 and 10 and this is the 11th one। ठीक है, सो ये मैंने सारे आपको 10 एग्जाम्पल्स अप्रॉक्सीमेटली और दे दिए सो दैट कि आप उनको खुद से ट्राई कर लो और आप उसके साथ चेक कर लो कि आप लोगों के सही हुए या नहीं। एंड सिंसियरली मैं इतना हार्ड वर्क पुट इन कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आई डू एक्सपेक्ट सम हार्ट्स फ्रॉम यू सो दैट कि मुझको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और लेक्चर्स के लिए। सो NCERT रीडिंग पे अब हम फटाफट चलते हैं। तो मैं डेफिनेशन नहीं पढ़ रही हूँ, हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट देख लेते हैं। सो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू द डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द लाइगेंड। ठीक है, समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस आप कहाँ पे देखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के अंदर हमने सारे डिस्कस किए। स्क्वायर प्लेनर के अंदर MX2L2 वेयर X एंड L दे आर यूनिडेंटेड लाइगेंड। तो हेट्रोलेप्टिक है, मैंने छोटा a और छोटा b लिया था, यहाँ पे कैपिटल X और कैपिटल L है, बस और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, द टू लाइगेंड्स X में बी अरेंज एडजेसेंट टू ईच अदर सिस में, और जब वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे तो वो ट्रांस। सो ये आपका X फॉर एग्जाम्पल है और ये आपका L लाइगेंड है। तो ये कौन सा कंपाउंड था, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिसप्लास्टिन and transplastin, cisplastin, this is a anti-cancer drug. Okay, so the next you can see over here, so other square example of the complex is MABXL, जहाँ पे सारे ABCD अलग तरह के लाइगेंड लगे हुए हैं। दे शो 3 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, 2 सिस होंगे, 1 ट्रांस होगा। मैंने उसको आपको बना के भी दिखाया था। यू मे अटेम्प्ट टू ड्रॉ दी स्ट्रक्चर, सच आइसोमर इज नॉट पॉसिबल फॉर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एंगल सब बराबर होते हैं, नया अरेंजमेंट नहीं आता। बट सिमिलर बिहेवियर इज पॉसिबल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द फॉर्मूला MX2L4। अगर आपके पास क्या होगा, MA4 और B2। ठीक है, सो A, एक ये होगा और एक जिसमें आप इनकी पोजीशंस आपस में स्वैप कर दोगे तो अगेन आपके पास ऑक्टाहेड्रल में अंदर भी दिखाई देगा। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दिस आल्सो अराइजेस व्हेन देयर आर डाइडेंटेट लाइगेंड्स L। फॉर एग्जाम्पल EN इज देयर, तो यहाँ पे EN इस तरीके से लगाए हैं कि दोनों Cl एक दूसरे के सिस आ गए और यहाँ पे डायगोनली ऑपोजिट ट्रांस हो गया। Another geometrical isomerism occurs in coordination compound entity MA3B3 टाइप। ठीक है, तो MA3B3 टाइप के अंदर जहाँ पे तीनों 90 डिग्री पे आएंगे वो वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फैक आइसोमर, और जहाँ पे एक एटलीस्ट 180 डिग्री पे आ गया तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ मर आइसोमर। So if the 3 donor atoms they occupy the same ligands, then they are going to be called as a Fak isomer when the position of around the meridian of the octahedron is going to be different, then the other one will be called as the Mer isomer. ठीक है, so why geometrical isomerism, So why geometrical isomerism is not possible in tetrahedral complexes? I hope आपको पता है कि वहाँ पे कोई भी नया स्ट्रक्चर नहीं बनेगा क्योंकि सब एंगल्स बराबर हैं। So finally going on to the last point, हमने अपना यहाँ तक पहले
आपको क्या करना है, अगेन पहले सारे थियरी पढ़ी, आपने सारे टाइप्स के खुद से पेयर बना बना के जीआई चेक कर लिए। फिर आपका पार्ट 2 जो मैंने आपको ये 11 क्वेश्चन दिए हैं, आपने वहाँ पे चेक कर लिया कि कौन सी कितने आइसोमर बनते हैं, वो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। तो अब ये वाला पार्ट आपका टेस्टिंग पार्ट हो गया कि आपको जेई और नीट के क्या आप क्वेश्चन अब आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। So the question now is, this is a JEE Mains 2024 question. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. The total number of geometrical isomers shown by COEN2 Cl2 plus complex is 3. और reason है COEN2 Cl2 plus complex. This has a octahedral geometry. So I want you to first pause, answer and then look at the solution. सो आई होप आप लोगों ने ये कर लिया है। और आपका आंसर क्या आना चाहिए? वेल, आपका आंसर आना चाहिए इसकी बी चॉइस या सेकेंड चॉइस कि ए गलत है और आर गलत करेक्ट है। ठीक है, तो क्यों है, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड दैट। आपके पास COEN2 Cl2 है, तो अगर आप इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? M। आपके पास EN है तो AA टाइप का बाइडेंटेड लाइगेंड है 2, और एक आपके पास ये है। ठीक है, तो अब आप इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओगे तो AA AA और AA, और दूसरा बनेगा AA AA और AA। यू हैव नो अदर वे टू मेक अ न्यू सेट। इसका मतलब है आपके पास कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपके पास दो तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, एक आपका सिस और एक आपका ट्रांस। ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बाइडेंटेड लाइगेंड के एक का 2, सो 4 और 2, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, सो द ज्योमेट्री हैज टू बी ऑक्टाहेड्रल। आई होप ये क्लियर। ठीक है, next question, this is a NEET 2026 question, the complex which has fascial and meridional isomers। तो ये आपको बाय हार्ट याद रखना था कोई एक चीज़, अगर आपको वही याद है तो आप इसका आंसर करेक्टली बता ही पाओगे। चलो फटाफट बताओ। सो आई होप आप लोगों ने कर लिया है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? MA3B3 टाइप आपको इसमें से हंट करना था। ठीक है, सो MA3B3 टाइप कौन सा है, फटाफट से दिखा, आपको 10 सेकंड भी नहीं लगते अगर आपको सिर्फ ये पता है कि फैक और मर आइसोमर MA3B3 होता है। ठीक है, सो द रेस्ट ऑल्सो आप देख सकते हो कि अगर आपके पास ये टाइप है तो ये क्या बनेगा? MAA2 और A2 टाइप, ये MA3B3 है, और ये आपका MA6 है, और ये आपका MA4 और B2 है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंगली कौन कौन से आइसोमर्स बनते हैं आप खुद से चेक कर सकते हो। ये वाला तो GI शो ही नहीं करेगा, बाकियों के अंदर आप PNC लगाओ, सेट्स बनाओ और आप अपने आंसर्स को लिख दो। डन। सो नेक्स्ट अगेन दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन जो कि जेई में भी पूछा गया, तो आई होप अब आप इसका आंसर फटाफट से दे सकते हो विद इन अ सेकेंड। सो योर आंसर शुड बी just finding out what is MA3B3 from this. So I think you have noticed it कि इसका आंसर क्या होगा? थर्ड चॉइस। ठीक है, I hope this is clear. The next is question number 36. This is my last question for today. There are और भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं, बट वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ ही रिलेटेड हैं, तो वो हम उनको अगले लेक्चर में और क्वेश्चन भी देखेंगे। सो आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। सो अ होमोलेक्टिव ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड यूजिंग मोनोडेंटेड लाइगेंड्स विल नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो वेल आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। सिस और ट्रांसप्लास्टिन दे आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पैलेडियम। सो ये आपकी दो स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट से आप बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ये जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन। सो आई होप आप लोगों ने कर लिया। तो सबसे पहले एक होमोलेप्टिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मोनोडेंटेड को यूज़ करोगे तो MA6 बनेगा, तो GI तो उसमें नहीं होता,
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप अगले लेक्चर में समझ जाओगे, बट यस उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं होगा, ये मेरी तरफ से आप चाहे ऐड कर लो। अगर आपको बेसिक थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पता है तो अगर हम वहाँ पे कायरलिटी देखते थे, अगर सब सारे एक ही तरह के लाइगेंड लगे होंगे तो कोई भी डिफरेंट मिरर इमेज नहीं बन सकती, तो वेल वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। डिटेल्स आई विल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। और सिस और ट्रांसप्लास्टिन क्या था, अभी मैंने आपको याद करवाया था कि आपको याद रखना है PT NH32 Cl2 को प्लास्टिन बोलते हैं, और इसका जो सिस कंपाउंड है वो एंटी कैंसर ड्रग है। तो वेल ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस तो हैं बट पैलेडियम के नहीं हैं, ये प्लैटिनम के हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो आपका जो आंसर आना चाहिए दैट इज डी चॉइस। सो ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप आप लोगों ने ये लेक्चर इन्जॉय किया, आपको समझ में आ गया फटाफट किस तरीके से आप एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करके विदाउट ड्राइंग द स्ट्रक्चर्स भी आप सारे के सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विद इन 10 सेकेंड्स आप बता सकते हो कि किसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, और उनको ही डीकोड करके आप उसका सिस और ट्रांस भी बता सकते हो। तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में जहाँ पे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को इसी तरीके से मॉडल्स की पिक्चर्स को देख के ड्रॉ करके और ट्रिक्स के थ्रू फटाफट से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को सीख लेंगे। सो सी यू अगेन, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।